हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। आप जानते हैं इसके पहले एक लेक्चर मैंने डाल चुका हूं, नया यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया हूं। तो हम इस लेक्चर में सिलेबस को डिस्कस करेंगे दोस्तों, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक मेंशन है, उनके बारे में मैं सिलेबस को डिस्कस करूंगा कुल मिला के इस लेक्चर में। इसके बाद मैंने बताया आपको पूरे सिलेबस अकॉर्डिंग पूरे लेक्चर्स आएंगे। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023-24 का हम प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब प्रीलिम्स का सिलेबस, ये प्रथम प्रश्न पत्र जो है सामान्य अध्ययन का, उसको डिस्कस कर रहे हैं। आपने सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। आपने सिलेबस में देखा होगा कि सिलेबस में 10 यूनिट मेंशन है, 10 यूनिट मेंशन है। अगर अपन एवरेज भी देखें तो हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एमपी जीके जिसका तगड़ा है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो एमपी जीके का हमने एमपी जीके की 4 यूनिट बनाई गई है दोस्तों। इतिहास, भूगोल, पॉलिटी की बनाई गई है और उसी में इकोनॉमी भी जोड़ दी गई है, यानी 3 यूनिट बनाई गई है और करंट अफेयर में स्पोर्ट रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहली यूनिट में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ये पहली यूनिट है। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इतिहास पूछेगा, उसकी संस्कृति पूछेगा और साहित्य पूछेगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहला टॉपिक मेंशन है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो दोस्तों आप पूरा एमपी जीके पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मान लो आप पूरा एमपी जीके पढ़ रहे हैं, आपके पास जो भी बुक होगी, जैसे परीक्षाधाम की बुक होगी या और अदर्स जो भी जितनी बुकें होती है ना, वो कोई भी बुक होगी, वो पूरी बुक आपको बनती है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन प्री के लिए आपको थोड़ा सा मेंशन इन टॉपिक में करना है, क्योंकि क्वेश्चन निकलेंगे दोस्तों यहीं से, क्वेश्चन निकलेंगे यहीं से, प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे। तो मैंने क्या बताया, पहला टॉपिक क्या मेंशन रख के रखा है उसने, पहला टॉपिक ये रखा है कि यहाँ पे क्या आएंगे, मध्य प्रदेश के इतिहास जो है, हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के मेजर इवेंट पूछे जाएंगे जो हुए हैं। तो उनको अपने को पता होना दोस्तों कौन से मेजर इवेंट हुए हैं करके। तो ये पूरे लेक्चर्स आएंगे। तो मैं आपको बताया, तो देखो पहले क्या लिख रहा है, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं पूछी जाएगी, जैसे चरण पादुका नरसंहार हो गया है ना, चरण पादुका कांड, जो भी घटनाएं घट चुकी है, बुंदेला विद्रोह, ये सब घटनाएं ही तो हैं, तो इसलिए तो इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के इवेंट, जो हिस्ट्री के जो इवेंट है, उनको आपको पता होना, यहाँ से आपको याद रखना है। और आपको जानकारी के लिए काम की बात बता दो दोस्तों, अगर आपको पूरा एमपी पढ़ना है परीक्षाधाम की बुक से, तो मेरा जो अदर्स चैनल है उसमें मैंने परीक्षाधाम की पूरी बुक को डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, डिटेल में पढ़ा चुका हूं। आप सर्च मार सकते हैं विक्रम खंडेलकर परीक्षाधाम बुक, पूरी बुक दोस्तों शुरू से लेकर आखिरी तक के पूरी बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज पूरी डिटेल, यानी पूरी बुक पढ़ना है तो वो ठीक है। लेकिन इस चैनल में मैं ये पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर्स आएंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर्स पूरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, और पूरा एमपी जीके में चैंपियन बनना चाहते हैं तो वो बुक आप देख सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे 2-3 बुक मैंने पढ़ा चुका हूँ, पुणेकर की बुक पढ़ाया हूँ, परीक्षाधाम की बुक भी पढ़ा चुका हूँ। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं पूछी जाएगी, तो महत्वपूर्ण घटनाएं में अपने को ज़्यादा फोकस करना है, जैसे बुंदेला विद्रोह हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अपने यहाँ पे, उसको झंडा सत्याग्रह, ये भी तो घटना है, झंडा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, है ना। प्रमुख राजवंश से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस में, प्रमुख राजवंश पूछेगा ही, मध्य प्रदेश के पूरे राजवंश अपने को पता होना, परमार राजवंश, परमार वंश, इसके उसके बारे में, सबके बारे में, तो पूरे प्रमुख राजवंश अपने को पता होना। कई बार क्या होता है, प्रमुख राजवंश में जो राजाएं हुए हैं ना दोस्तों, उनसे रिलेटेड वो उन्होंने कोई साहित्य लिखे हैं तो उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, संस्कृति और साहित्य। तो जो राजा महाराजा ने के दरबार में कोई थे, उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, या उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, उनसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है दोस्तों, पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति पूछ लेगा, उसमें प्रकाश डालिया पूछेगा, झंडा सत्याग्रह पूछ लेगा, नमक सत्याग्रह पूछ लेगा, किसने कहां से नेतृत्व किया ये पूछ लेगा। तो ये पूरा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में पूरे मिल जाएंगे दोस्तों। आपको टेंशन ना लीजिए आप, है ना, आप सिर्फ तैयारी कीजिए अच्छे से। तो मैं जो बता रहा हूँ आप अपने तरीके से भी तैयारी कर सकते हैं, मेरे चैनल को थोड़ा सा फॉलो करके उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है मध्य प्रदेश का, उसमें क्वेश्चन विशेष करके फोकस करेगा दोस्तों। तो ये देखो, इतिहास के यहाँ 3 ही चीज़ बताया है इसने, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश और स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो यही ऐसे टॉपिक है दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन गलत कर देते हैं लोग, है ना। तो इसको थोड़ा सा विशेषकर ध्यान देना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला पूछे जाएंगे दोस्तों, यानी कि मध्य प्रदेश के स्थापत्य कला, जैसे महल पूछा जा सकता है, उसका निर्माण किसने करवाया, जैसे अभी एई का एग्जाम हुआ था उसमें गुजरी महल का निर्माण पूछा था, है ना, कुछ पूछा था। तो ये प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला में किले, महल, मंदिर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, है ना। ये मध्य प्रदेश की जनजाति एवं बोलियां, तो एक टॉपिक तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, याला क्वेश्चन, याला लेक्चर आएगा, है ना। अब इसके अलावा जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, याला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख
जनजातियां की बात हो रही है, जनजातियों से क्वेश्चन पूछेगा वो। अपने बुकों में एक टॉपिक मेंशन रहता है ना मध्य प्रदेश में जनजातियां, अनुसूचित जाति को भी पढ़ते हैं अपन, जनजाति को भी पढ़ते हैं, तो इससे तो विशेषकर क्वेश्चन बनाएगा ही ना वो, क्योंकि यहाँ लिख रखा है मध्य प्रदेश में जनजातियां। अरे हर टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन भी बनाएगा तो 100 क्वेश्चन तो उसके ऐसे ही हो जाते हैं, है ना। तो ये समझे इस बात को। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के त्यौहार से क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, ये वाला टॉपिक भी पढ़ के जाना है। लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे जगनिक कहाँ का था पूछ लिया, तो लोक साहित्य जो लोक साहित्य हुए हैं दोस्तों, है ना, उनसे भी क्वेश्चन। तो देखो यहाँ जो जो टॉपिक लिख रखे हैं वो टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। प्रमुख साहित्यकार, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जितने भी साहित्यकार हैं, चाहे प्राचीन कालीन साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार, आधुनिक साहित्यकार, ये सबके वीडियो आएंगे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, कभी कभी जो प्रमुख राजवंश के दरबार में जो साहित्यकार बैठा करते थे उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, उनने कौन सा ग्रंथ लिखे हैं, या कोई राजा महाराजा जैसे राजा भोज, है ना, कई सारे ग्रंथ, तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो याले साहित्यकार को तो डिस्कस करना ही है, इधर इतिहास से भी रिलेटेड देखना है अपने को, है ना, और उनकी कृतियाँ, यानी उनने जो कृतियाँ लिखे हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, तो धार्मिक स्थल से भी क्वेश्चन आते हैं, पर्यटन स्थल से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये तो सिलेबस में टॉपिक मेंशन नहीं है, तो आएंगे ही आएंगे। पूरे धार्मिक स्थल अपने को पता होना और पर्यटन स्थल को भी देख के जाना है, ये भी टॉपिक बुकों में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, तो दोस्तों जनजाति व्यक्तित्व, जितने भी जनजाति से रिलेटेड व्यक्तित्व हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली। लेकिन इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के पूरे प्रमुख व्यक्तित्व है जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। जनजाति में विशेष फोकस करेगा, लेकिन एक दूसरी यूनिट में लिख रखा है जनजाति व्यक्तित्व से भी आएंगे और व्यक्तित्व से भी आएंगे। तो करंट अफेयर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और याली दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके के रूप में। तो ये यूनिट पहली थी दोस्तों, इसमें ये टॉपिक को अपने को बिल्कुल फोकस करना है। लेकिन ये पूरे टॉपिक के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, जाएं वहाँ पे, ये मिलेगा। अभी डाला नहीं हूँ मैंने, डालूंगा कल से, आज तो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ ना, है ना, तो कल से मिल जाएंगे पूरे टॉपिक के लेक्चर्स, आपको वहाँ मिल जाएंगे, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। देखो दोस्तों यूनिट 2, ये यूनिट 2 है, 10 यूनिट मेंशन है, ये यूनिट 2 है दोस्तों, ये यूनिट 2। तो यूनिट 2 में भारत का इतिहास लिखा हुआ है। इसके पहले एक यूनिट अपन ने पढ़े, उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य थी। इसमें भारत का इतिहास बताया गया यूनिट 2 से। तो इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख रखा है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं पूछी जाएगी। देखो पूरा इतिहास तो अपने को पता होना, लेकिन मेन फोकस थोड़ा सा विशेषताएं पे अपने को करना है, उसकी क्या क्या विशेषता है करके, है ना, समझ में आया। तो देखो आपने लूसेंट से पढ़े होंगे, अदर जो भी बुक से पढ़े होंगे, तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं लिखी हुई है। तो विशेषताएं अपने को ढूंढना है और विशेषताएं पढ़ना है, नहीं तो ये वाला टॉपिक भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। मेरे चैनल में याली 2 नंबर की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको, भारत का इतिहास, है ना। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, प्रीवियस ईयर का पेपर देखें दोस्तों आप, तो हर साल सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे ब्रह्म समाज हुआ था, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ये समाज सब जो हुए थे, आर्य समाज, है ना, युवा बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, तो ये उसी से रिलेटेड है। क्या सुधार किए थे 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन किसने शुरू किया, क्या किया, कहाँ से किया, किस क्षेत्र से किया। तो ये वाला लेक्चर भी बहुत अच्छे तरीके से मैं डालूंगा। और आप सेल्फ स्टडी भी अगर कर रहे हैं तो यहाँ जो टॉपिक मेंशन है दोस्तों, वो टॉपिक के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। अरे ये छूट गया, रुक जाओ, देखो बता रहा हूँ। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं और घटनाएं, देखो घटनाएं लिख रखा है यहाँ पे, तो घटनाओं से क्वेश्चन, युद्ध से क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी किस राजा महाराजा के काल में, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था, ये एक टॉपिक मिल जाएगा दोस्तों आपको, ये मैं बताऊंगा, ये लेक्चर्स डालूंगा, ये आप टॉपिक देख सकते हैं। कई बुकों में भी लिखा रहता है, लूसेंट की बुक में भी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताया हुआ रहता है इतिहास में लास्ट में। तो वो यहाँ ये टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो दोस्तों जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ है ना, आज़ादी के लिए जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो उसको देखना है आपको। ये भी टॉपिक मिल जाते हैं हर बुकों में, नहीं तो मैं तो डालने ही वाला हूँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी, उससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, है ना। तो ये आंदोलन जो हुए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, ना। उसके अलावा स्वतंत्रता के पश्चात भारत का जो एकीकरण एवं पुनर्गठन किया गया था, क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसको एकीकरण करने की, इकट्ठा करने की और उसका फिर से पुनर्गठन करके अच्छे से डिजाइन करने की बहुत जरूरत थी। इस कारण इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर जो एकीकरण एवं पुनर्गठन हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही दोस्तों, है ना।
ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, है ना। एकीकरण का पिता किसे कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो समझ में आ गया। तो ये सेकंड यूनिट में इतने टॉपिक मेंशन है, इन टॉपिकों को आपको विशेष फोकस करना है। सिलेबस को ध्यान से समझ लीजिए पहले, और वही टॉपिक को ज़्यादा फोकस करें प्रीलिम्स के लिए, है ना। पढ़ना तो ज़्यादा है अपने को, लेकिन ये वाले टॉपिक से ही क्वेश्चन, हर टॉपिक के भी क्वेश्चन बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, तो ऐसे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों, है ना, जिसमें से 70% तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछता है। 70% से 75% जो टॉपिक मेंशन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 75% दोस्तों। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे बाहर के क्वेश्चन भग जाते हैं, जैसे कि इतिहास में यहाँ पे लिख दिया है प्रमुख विशेषताएं ना पूछ के पेपर अंदर का इतिहास ही पूछ ले, तो कुछ टॉपिक, लेकिन 75% जो सिलेबस में मेंशन है सीधे सीधे जो टॉपिक यहाँ पे जो मेंशन है, जैसे ये लिख दिया है ना 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, तो सीधे सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन से 2-3 क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ऐसा करके सिलेबस कवर होता है दोस्तों। तो समझ आ गया आपको। आगे चल, अब है यूनिट 3। यूनिट अपन ने 1 में देखे थे मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य था। ये यूनिट नंबर 3 है जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल रखा गया है। भूगोल लिख रखा है, तो भूगोल से क्वेश्चन आते हैं। तो मध्य प्रदेश में 1 टॉपिक मेंशन है, तो 1 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तो 1 वाला टॉपिक को अपने को देखना है। वनोपज भी देख लेना है दोस्तों। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, कहाँ किया गया था, तेंदुपत्ता किधर होता है, क्या होता है। राष्ट्रीयकरण से रिलेटेड, वन से रिलेटेड, योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में वन और वनोपज, वन्य जीव से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जितने भी मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क बने हुए हैं, उनसे आएंगे, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है, अभ्यारण्य दोस्तों, उनसे आएंगे। तो पूरे वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क पता होना, उनकी स्थापना और उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं। नदियों से क्वेश्चन आना ही आना है, ये तो आते ही हैं हर साल से, क्योंकि सिलेबस में ही मेंशन है। तो नदियों से क्वेश्चन, तो नदी वाला टॉपिक को पूरा देख लो, जलप्रपात से लेकर रिलेटेड, ये पूरी चीज में पढ़ाऊंगा। आप टेंशन यानी आप ना सोचें ज़्यादा, ये पूरा टॉपिक, यहाँ जितने टॉपिक मेंशन है, ये पूरे टॉपिक के लेक्चर्स आएंगे मेरे चैनल में, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, आप बिल्कुल फिक्र ना करें बस। और जब वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करना चैनल को, अभी सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सब्सक्राइब कर लोगे फिर सही नहीं लगा, मैंने सही पढ़ाया हूँ कि नहीं, तो क्या मतलब सब्सक्राइब करने से। तो वीडियो देखना, उसके बाद करना, अभी बता रहा हूँ सिर्फ। पर्वत से क्वेश्चन आता है, ये फेवरेट टॉपिक है एमपीपीएससी का, पर्वत से उठाता ही है। उत्तर से दक्षिण जमाओ या कुछ करो, पर्वत श्रृंखला का, ये तो फेवरेट टॉपिक है ना। पिछले बार ही देखे थे आपने पर्वत श्रृंखला, और पूरा पैटर्न चलते ही आ रहा है, पर्वत श्रृंखला से क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक मेंशन है दोस्तों। इसके बाद देखो मध्य प्रदेश की जलवायु से क्वेश्चन आते ही आते हैं कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ऐसा पूछता है ना। जलवायु से आना ही आना है, कितनी वर्षा होती, क्या होती, जलवायु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार ऐसी क्वेश्चन पूछ लेता है वो वायु दाब कैसे नापते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नापने वाले फील्ड से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इससे रिलेटेड ही रहते हैं, जलवायु से रिलेटेड। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, खनिज से क्वेश्चन आने ही निश्चित ही, ऐसी करके क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों 75 क्वेश्चन तो सिलेबस से ही मेंशन से ही आ जाता है कि नहीं। तो मध्य प्रदेश में प्राकृतिक स्थल देख लो, और खनिज संसाधन, पूरी खदानों के नाम पता होना, आजकल तो क्रम वाइज पूछ रहा है ऐसा जमा के, है कि नहीं। तो ये पता होना, तो खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, खनिज वाला टॉपिक में कराऊंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश में परिवहन। तो कई साल तो ऐसा देखने को मिला है दोस्तों कि परिवहन से 3-3 क्वेश्चन मिल गए, एक ही टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन मिल गए, ऐसा समझ में आया। क्योंकि परिवहन वाले से एक क्वेश्चन पूछ लिया, हवाई अड्डे वाले से एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसे परिवहन से 2-3 क्वेश्चन मिला के कई बार 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक टॉपिक से देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। कई बार मध्य प्रदेश में किस काय से सिंचाई की जाती है, नलकूप के माध्यम से की जाती है ना। क्या तालाबों से किस क्षेत्र में होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। विद्युत परियोजना से क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों, कौन सी परियोजना कहाँ स्थापित है, जो प्लांट बने हुए हैं विद्युत वाले, है ना, उससे रिलेटेड। और कई बार तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे चर्चा में जो प्लांट रहते हैं, जो करंट अफेयर भी शामिल रहता है, तो इधर जो स्टैटिक टॉपिक रहते हैं और चर्चा में रहते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी उठ के आते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, किस क्षेत्र में किसकी कृषि होती है, चावल कहाँ होता है, कौन सा बेल्ट किसका है, अफीम वाला, इसी से रिलेटेड पूछता है, अफीम कहाँ है, गांजा कहाँ है। पशुपालन से क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, कई बार पशुपालन कहाँ पे, पशुपालन कैसी है करके। कृषि आधारित उद्योग से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा उद्योग मध्य प्रदेश में नहीं है। इस प्रकार से ये अभी क्वेश्चन बना था, अभी जो इसका प्रिंसिपल ग्रेड 1 की एग्जाम हुई थी, तो उसमें कृषि आधारित उद्योग से क्वेश्चन पूछा था। उसमें उसने इनमें से किस जिले में शुगर फैक्ट्री नहीं है, तो शुगर फैक्ट्री का मतलब कृषि आधारित उद्योग से ही तो है दोस्तों। तो इनमें से किस जिले में शुगर फैक्ट्री नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कृषि आधारित उद्योग से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसी करके क्वेश्चन डिटेल में बनेगा, डीपली बनेगा, तो यहीं से बनेगा, लेकिन कठिन बनेगा, है ना, जो हर किसी से नहीं बनेगा, कुछ लोगों से बनेगा। और सरल पूछेगा तो सरल रहता ही है, जो सबसे बनता है, जो पढ़ के जाते हैं। तो ये हो गया अपना यूनिट नंबर 3, जिसमें भूगोल डिस्कस किए हैं। और आपको तो मैंने बता ही दिया हूँ, पूरी बुक पढ़ना है तो मेरा नाम सर्च मार के परीक्षा धाम और पूरे कार्ड सर्च मारेंगे तो आपको वहाँ पूरी मिल जाएगी। तो सिलेबस अकॉर्डिंग पूरा डालूंगा दोस्तों, बिल्कुल डिटेल
लेक्चर्स देखने के बाद सब्सक्राइब करना, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की यूनिट नंबर 4 में क्या रखा है उसने? यूनिट नंबर 4 में है भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी एक ही यूनिट में है दोस्तों, है ना। तो एक ही यूनिट में सबसे पहले भौतिक भूगोल पूछा गया है, भौतिक भूगोल लिख रखा है, भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश पूछे जाएंगे। भौतिक विशेषताएं के जैसे जो हमारा भारत का मैप है दोस्तों, उसके भारत जो है उसके आजू बाजू कौन से उसको देश छूते हैं, टच करते हैं, कितने राज्य समुद्री सीमा को छूते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, कौन सबसे ज़्यादा छूता है, कौन सबसे कम छूता है, उससे रिलेटेड भौतिक विशेषताएं पूछी जाएगी। लिख रखा है यहाँ पे भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश भी पूछे जाएंगे। तो ये इंडियन ज्योग्राफी में ये 2 पॉइंट को आपको याद रखना है, भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश पूछे जाएंगे। पूरा इंडियन ज्योग्राफी पढ़े हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन विशेषकर फोकस यहाँ से करना है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। प्राकृतिक संसाधन में वन से क्वेश्चन आएंगे, भारत में वन से, भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, है ना। और जैसे कि तो वो जब आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। खनिज संसाधन, भारत का खनिज संसाधन से क्वेश्चन पूछेंगे, सिलेबस में मेंशन टॉपिक है खनिज संसाधन। तो पूरी खदानों के नाम, मध्य भारत का जो इंडियन ज्योग्राफी में खनिज वाला जो टॉपिक है, कहाँ कौन सा खनिज निकलता है, ये आपको पता होना, कौन सी खदान किससे संबंधित है। खनिज वाला टॉपिक यहाँ पे लिख रखा है, इसका मतलब खनिज से क्वेश्चन आते हैं। जल वाला टॉपिक भी पता होना, भारत में जल, तो भारत में जल से रिलेटेड नदियों से क्वेश्चन आ सकते हैं, भारत की नदियों से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो जल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी में, कृषि, है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में है, तो देखो दोस्तों जल से, कृषि से, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन मेजदा कॉलम के रूप में पूछे जा सकते हैं। अभ्यारण्य पूरा पता होना और सफारी पूरी पता होना। तो प्राकृतिक संसाधन यानी इंडियन ज्योग्राफी से ये जो टॉपिक मेंशन है, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। उसके अलावा सामाजिक भूगोल की बात करें तो जनसंख्या संबंधित आंकड़े, जनांकी, यानी कि हमको 2011 की जनगणना पता होना और 2011 की प्रीवियस जनगणना से भी क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट वाले पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है 2011 की जनगणना, उसके पहले की जनगणना से भी क्वेश्चन, जैसे जनसंख्या घनत्व का मेजदा कॉलम के रूप में पूछा जा सकता है, किस राज्य का कौन सा जनसंख्या घनत्व नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो जनसंख्या संबंधित आंकड़े, देखो जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है यहाँ पे, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, किस राज्य की जनसंख्या घटी या बढ़ी, ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस पूर्णांक आयु से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लिंग अनुपात, किस राज्य का कितना लिंग अनुपात है, ऐसा करके क्रम वाइज टेबल बना के क्वेश्चन। साक्षरता से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस राज्य की साक्षरता कम है, सबसे ज्यादा है ना। क्रम पूछा भी जा सकता है थोड़ा बहुत। आर्थिक गतिविधियों से क्वेश्चन, यानी कि ये सामाजिक भूगोल में ऐसे टॉपिक मेंशन है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन, यानी कि मध्य प्रदेश की जनगणना भी अपने को डिटेल में पढ़ना है और भारत की जनगणना भी डिटेल में पढ़ना है अपने को, है ना। उसके अलावा आर्थिक भूगोल में जैसे प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, जैसे उद्योग हो गया, तो उद्योग से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ पे कौन सा उद्योग स्थापित है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यातायात के साधन, यानी कि परिवहन से क्वेश्चन पूछेगा मध्य प्रदेश। इंडियन ज्योग्राफी में परिवहन भी टॉपिक मेंशन है ना, यातायात के साधन यानी परिवहन, है ना। तो इसमें जल संसाधन से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, है कि नहीं। जल संसाधन, कहाँ पे कौन सा पोर्ट बना हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये उद्योग और यातायात यहाँ पे मेंशन है। तो ये देखो इंडियन ज्योग्राफी में इतने टॉपिक मेंशन है। इंडियन ज्योग्राफी में पूरा इंडियन ज्योग्राफी तो अपने को पढ़ना है, लेकिन जो भारत का सामान्य परिचय से क्वेश्चन पूछेगा, वो भारत का सामान्य परिचय से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो ये भौतिक विशेषताएं, ये समझ में आया। उसके अलावा देखो विश्व के भूगोल में यहाँ पे विश्व के जितने भी 7 महाद्वीप है दोस्तों, इन 7 महाद्वीप की अपने को बेसिक जानकारी होना, कहाँ किस महाद्वीप में कौन सा पर्वत है, कौन सा पर्वत सबसे बड़ा है, कौन सा पर्वत सबसे छोटा है, किस महाद्वीप में कौन सी नदियां बहती है, कौन सा देश किस महाद्वीप में है, इस प्रकार का क्वेश्चन अपने को थोड़ा सा पता होना। कर्क रेखा, वर्क रेखा के बारे में, देशों के बारे में पता होना, उसकी राजधानी कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं सही जोड़ी के रूप में। राजधानियाँ या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उससे पूछ। महासागर से रिलेटेड क्वेश्चन, सबसे बड़ा महासागर, सबसे छोटा महासागर। जल धाराएं क्वेश्चन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि महासागर में जल धाराएं होती है। गर्म जल धारा कौन सी है, ठंडी जल धारा कौन सी है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन सी दिशा में कौन सी बहती है ना, किस जगह से निकलती है। नदियों से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से देश में कौन सी नदी बहती है, कौन से महाद्वीप में कौन सी नदी बहती है, कौन से देश से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती। पर्वत से कौन सा आ सकते हैं, सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, सबसे छोटा पर्वत कौन सा है, कौन सा पर्वतमाला किस देश में, किस महाद्वीप में है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक मेंशन है विश्व के भूगोल से, है ना। विश्व में प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन जो पहले से प्राकृतिक के रूप में लिखे निकल रहे हैं, जैसे कि कोयला, है ना, कोयला, पेट्रोलियम, ये प्राकृतिक संसाधन जो है विश्व के। तो किस देश में कोयला निकलता है, कोयले की खदान कौन सी है, तो एक खनिज से रिलेटेड टॉपिक है विश्व में प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, याद रखना है। विश्व के प्राकृतिक संसाधन अजैविक भी हो सकते हैं, जैविक भी हो सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन सिलेबस में है ना।
प्राकृतिक संसाधन में नवीनीकरण, नवीकरणीय और अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी इसी के अंतर्गत शामिल होते हैं। परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, सिलेबस में मेंशन है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत यानी कि ऐसे स्रोत जो परंपरागत पहले से चले आ रहे हैं, जैसे कि कौन से, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में जैसे कि ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सेल गैस, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब प्राकृतिक संसाधन है ना, नहीं, यानी कि ये परंपरागत जो पहले से चले आ रहे हैं। और गैर परंपरागत जो मतलब बाद में जो आए हैं गैर परंपरागत, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा यानी जल सागरी ऊर्जा, है ना, तो ये जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये काय में आते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है ना यहाँ से, इनमें से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, या परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है या नहीं है, ऐसे 4 ऑप्शन निगेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये एक टॉपिक मेंशन था, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट मेंशन है। इन टॉपिकों को अपने को विशेष फोकस करना है। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा तो पढ़ ही सकते हैं अपन, है कि नहीं। तो समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि लूसेंट पकड़ लियो और धड़ाधड़ पढ़ रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात है। लूसेंट जब कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जब लूसेंट से क्वेश्चन उठ के आते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा वहाँ से कैसे उठ के आ रहे हैं करके, बनता है करके सोचेंगे, लेकिन बन, इसलिए उसको भी पढ़ना है और ये टॉपिक में विशेष फोकस करना है, जो टॉपिक यहाँ पे लिख रखे हैं। देखिए दोस्तों, अब है यूनिट नंबर 5, ये सिलेबस में मेंशन है यूनिट 5। तो यूनिट 5 में जो है मध्य प्रदेश की पॉलिटी के बारे में लिख रखा है ना। तो देखो इसमें क्या बोला है, इसमें 2 पार्ट है, इसमें क्या है, पॉलिटी भी और इकोनॉमी भी, दोनों को यहाँ पे साथ में लिख रखा है। तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में हमको पूरे राज्यपाल पता होना है ना, पूरे राज्यपाल पता होना। राज्यपाल से क्वेश्चन आएगा, इनके अनुच्छेद भी याद रख लो, राज्यपाल से रिलेटेड पूरे अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में क्या लिख रखा है, और उसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल और जितने भी राज्यपाल हुए हैं शुरू से अभी तक के, तो उनके क्रम और उनकी कोई विशेषता है या उनके शासनकाल में कोई घटना घटित हुई है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या वो राज्यपाल किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री या राज्यपाल रह चुके हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये पता होना। मंत्रिमंडल पता होना, वर्तमान का मंत्रिमंडल भी पता होना करंट अफेयर की दृष्टि से। और उसके अलावा जो पुराना मंत्रिमंडल है वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूरे मुख्यमंत्री जितने भी जब से लेके मुख्यमंत्री बने हैं और अभी तक के जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके क्रम भी पता होना। और क्रम के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनके शासनकाल में कोई घटना घटित हुई है तो वो भी अपने को पता होना। या वो मुख्यमंत्री किसी अन्य राज्य के राज्यपाल रहे हैं या मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे रिलेटेड काम की या कोई बिल पास हुआ है उनके समय में, तो ये भी अपने को पता होना पूरे मुख्यमंत्री, यानी राज्यपाल भी पता होना, मुख्यमंत्री भी पता होना। और विधानसभा, पूरी विधानसभा के अनुच्छेद याद रख लो, कितनी सीटें क्या है, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। और इससे अलावा पूरे विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष, उनसे भी क्वेश्चन बनेंगे, उनका क्रम भी थोड़ा बहुत पता होना और उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी, जानकारी भी, किसके शासनकाल में क्या हुआ था, कौन पहले थे, प्रथम वाले, बीच के और कुछ हुआ था वो पता होना, है ना। तो विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष की लिस्ट को भी देख के जाना है आपको। उसके अलावा उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय से अपने को क्या, उच्च न्यायालय से संबंधित पूरे अनुच्छेद जितने भी आते हैं वो इंपॉर्टेंट वाले वो पूरे पता होना। और उसके अलावा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो भी अपने को पता होना, थोड़ा क्रम। या कोई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो अपने मध्य प्रदेश में जन्मा है या किसी अन्य राज्य में कुछ इंपॉर्टेंट विशेष काम किया है या किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं या कुछ विशेष काम किया तो उनसे रिलेटेड तो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो संवैधानिक व्यवस्था में इतनी चीज पढ़ना है, पूरे राज्यपाल, पूरे मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की लिस्ट एक बार देख लेना है अपने को। उसके अलावा देखो अगला फैक्ट में क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था, इससे डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, क्योंकि पॉलिटी भी यहाँ पे इंडियन पॉलिटी भी इंक्लूड हो जाती है ना। तो पंचायती राज्य व्यवस्था और नगरीय प्रशासन व्यवस्था, यानी पंचायती राज्य और नगरीय निकाय दोनों के अनुच्छेद भी पता होना, कौन से अनुच्छेद में क्या लिख रखा है और उससे रिलेटेड काम की जानकारी, है ना। तो ये इससे क्वेश्चन कब, कौन से संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ, क्या क्या कितना आरक्षण दिया गया, इतनी सारी चीजें अपने को पता होना, चर्चा में रहते हैं। तो पंचायती राज्य व्यवस्था एवं नगरीय प्रशासन, ये 2 चीज लिख रखा है, तो इतनी चीजें अपने को यहां से बिल्कुल पढ़ना है। आप पूरा एमपी पढ़ेंगे वो भी अच्छी बात है, कोई भी एमपी की अच्छी वाली बेस्ट बुक उठाइए और वो पूरी बुक बनना चाहिए, लेकिन विशेष फोकस अपने को यहाँ जो टॉपिक मेंशन है उस टॉपिक को विशेष फोकस करना है, क्योंकि टॉपिक से ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन निकलेंगे दोस्तों। अगला देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में बताया गया, मध्य प्रदेश की जनानकी एवं जनगणना, यानी जनगणना लिख रखा है सिलेबस में, तो जनगणना से कई बार 2-2, 3-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जनगणना यहाँ पे मध्य प्रदेश की जनगणना लिखा है और अपन इंडियन ज्योग्राफी में पढ़े थे वहां पे कि भारत की जनगणना भी लिखा हुआ है ना। तो इंडियन यहाँ की जनगणना और वहां की जनगणना, यहाँ की जनगणना से भी क्वेश्चन आएंगे और वहां की जनगणना से भी क्वेश्चन आएंगे। तो भारत की जनगणना और
मध्य प्रदेश की जनगणना, दोनों बिल्कुल अच्छे से पता होना। कई बार 2-2, 3-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इससे, इसका लेक्चर भी मैं डालूंगा। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास का जो सर्वे आता है दोस्तों, तो एक बार इसको देख लेना है। कई बार डेटा बेस्ड क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इसको टॉपिक को भी छोड़ के नहीं जाना है। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास देख लेना है, कई बार आंकड़ों से, डाटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, तो जितने भी उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित है, किस देश के सहयोग से स्थापित है, या कौन से उद्योग किस जिले में है, या उनका काम क्या है, उद्योग वाला एक टॉपिक होता है हर बुक में, तो उसको उद्योग को पूरा पढ़ना है ना। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है, अब भी एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा था कि इनमें से किस जिले में शुगर फैक्ट्री स्थापित नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था, तो उद्योग से संबंधित है इसलिए तो पूछा। मध्य प्रदेश की जनजातियां, देखो जातियों के बारे में अपने को थोड़ा सा देख लेना है। उसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के बारे में, यानी SC और ST दोनों के बारे में अपने को पढ़ना है। ये टॉपिक एक मेंशन होता है हर बुकों में, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति और जनजाति, वो पूरा टॉपिक अपने को पता होना। पूरी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती, क्या करती, ये वाला टॉपिक को भी पूरा पढ़ लेना है आपको। मध्य प्रदेश की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, जो लोगों के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा बनाई जाती है, उस पूरी योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं। ये वाला टॉपिक एक ऐसा है जो करंट अफेयर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है ना। तो करंट अफेयर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं वाला जो टॉपिक होता है वो पूरा आपको बनना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है जितनी योजनाएं हैं पूरी पढ़ रहे हैं अपन लाइन से, पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो योजनाएं बंद हो गई उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो योजना चर्चा में है उसको पढ़ने की जरूरत है। और करंट अफेयर में देखा गया है कि कई बार इनके डाटा, आंकड़े, स्थापना, उद्देश्य और आंकड़े भी पूछे जाते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये थी यूनिट नंबर 5। यानी मध्य प्रदेश की कितनी यूनिट है दोस्तों, तो पहली, तीसरी और पांचवी, पहली, तीसरी और पांचवी यूनिट ये मध्य प्रदेश की है। और इसके अलावा जो 8वीं यूनिट है करंट अफेयर की, उसमें मध्य प्रदेश का स्पोर्ट मेंशन किया गया है। अब देखिए दोस्तों यूनिट 6, ये यूनिट 6 में क्या लिख रखा है ना, एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की यूनिट 6 में भारत का संविधान शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, यानी इंडियन पॉलिटी और अर्थव्यवस्था दोनों को शामिल किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शामिल किया गया तो हमको पूरा संविधान पढ़ना है, पूरा संविधान तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब अपन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों पढ़ें, काम आएगा। लेकिन विशेष फोकस यहाँ पे जो सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है, जो टॉपिक का उल्लेख किया गया है, वो टॉपिक को पढ़ना है। जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1919 से क्वेश्चन आने ही आने, इस अधिनियम को पूरा डिटेल में पढ़ना है। भारत शासन अधिनियम 1919, यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन निकल के आएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो ये 2 अधिनियम मेंशन है। अधिनियम तो बहुत सारे आए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, तो उसको भी एक बार देखना है। लेकिन यहां से इस जो टॉपिक मेंशन है उसको सबसे ज्यादा फोकस करना है। 2 अधिनियम बनाए गए हैं। संविधान सभा वाला एक टॉपिक रहता है, संविधान का निर्माण किसकी सिफारिश पर हुआ, कैसे हुआ, कौन सी बैठक हुई थी, कौन सी बैठक में उद्देशिका का प्रस्ताव पेश किया था, किसने किया था, कौन सा कथन किसने कहा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो संविधान सभा पूरा डिटेल में पढ़ना है। संघीय कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है दोस्तों, भारत शासन संविधान में जो कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, कार्यपालिका क्या काम रहता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। संघीय कार्यपालिका और राष्ट्रपति से रिलेटेड पूरे राष्ट्रपति पता होना, और राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद में क्या क्या उल्लेख किया गया पूरा पता होना। संसद का किस अनुच्छेद में लिख रखा है, उसका काम क्या होता है ना। तो ये सब चीज तो देखो, राष्ट्रपति के पूरे अनुच्छेद और राष्ट्रपतियों का क्रम, और उसके अलावा संसद, तो ये 2 टॉपिक यहाँ मेंशन है। तो राष्ट्रपति और संसद, इनसे क्वेश्चन पूछे गए। कार्यपालिका से, राष्ट्रपति से और संसद से, ये टॉपिक पूरे मेंशन है। तो इनसे संबंधित अनुच्छेद और इनसे रिलेटेड जो भी काम की जानकारी इंपॉर्टेंट वाली वो पूछी जाएगी। नागरिकों के मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आएगा करके लिख रखा है मेंशन में टॉपिक। तो मौलिक अधिकार हम जानते हैं संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं। तो भाग 3 याद रखना है, और 12 से 35, तो 12 से लेकर 35 तक के पूरे अनुच्छेद में क्या क्या लिखा है वो अपने को जानकारी होना दोस्तों। क्योंकि 12 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में हर अनुच्छेद में क्या क्या लिखा है, उनके क्या काम है, कैसे क्या काम है, ये पता होना। क्योंकि अनुच्छेद से क्वेश्चन बनेंगे या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आएंगे जो संविधान के भाग 4 में, भाग 3 में ये है, भाग 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य 36 से लेकर 51। तो 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद भी अपने को पता होना, उसमें क्या क्या लिख रखा है, क्या क्या मेंशन है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो दिए हुए हैं दोस्तों, है ना। तो ये कहां पे, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहां पे है, तो यह संविधान के भाग 4 में है, 36 से लेके 51 तक के, 36 से लेके 51 तक के नीति निर्देश सिद्धांत दिए हुए हैं। और ये कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, नागरिकों के क्या कर्तव्य है, वो कर्तव्यों के बारे में
भाग 4 के का में बताया गया, अनुच्छेद 51 का या आ, है ना। तो ये तो आपको मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत जो अनुच्छेद है उनको भी देखना है, और पूरे संवैधानिक संशोधन पूरे को देख लेना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो संवैधानिक संशोधन यानी संविधान संशोधन हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, यहाँ टॉपिक में मेंशन है। उसके बाद देखो यहाँ से संविधान की रिलेटेड सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद पूछे जाएंगे, है ना। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद और न्यायिक व्यवस्था अपने भारत के संविधान में कैसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक में मेंशन है। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था शुरू हो गई, क्योंकि यही टॉपिक में अर्थव्यवस्था भी लिख रखा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या पूछा जाएगा, तो औद्योगिक विकास पूछा जाएगा कि भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत कैसी क्या हुई और क्या हुई, किस सन में हुई। औद्योगिक विकास, तो ये एक टॉपिक होता है औद्योगिक विकास, इसको पढ़ के जाना है अपने को। उसके अलावा विदेशी व्यापार, तो विदेशी व्यापार टॉपिक मेंशन है, तो क्वेश्चन पूछेगा विदेशी व्यापार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, विदेशी व्यापार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसका काम क्या होता है ना। तो आयात एवं निर्यात से क्वेश्चन पूछेगा, हम क्या क्या आयात करते हैं, क्या क्या निर्यात करते हैं, टॉपिक मेंशन है। आयात निर्यात से कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा उसके क्या लिखा है, वित्तीय संस्थाओं में उसने रिजर्व बैंक, तो रिजर्व बैंक के बारे में पूरी पता होना, उसकी स्थापना क्या है, रिजर्व बैंक टॉपिक मेंशन है, तो इससे क्वेश्चन पूछेंगे। राष्ट्रीयकृत बैंक, कौन से बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया, कब किया गया, कौन से टाइम पे, किसके टाइम पे किया गया, इससे रिलेटेड राष्ट्रीयकृत बैंक। उसके अलावा ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस मेंशन है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये टॉपिक मेंशन है, तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, है ना, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये अपने को याद रखना है ना, ये याद रखना है। तो ये टॉपिक इतने अपने मेंशन है दोस्तों, तो इस हिसाब से आपको देखना है और इसको पढ़ना है। इनको सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, या बुक में बताऊंगा इसके बाद वाले लेक्चर्स में कि किससे प्री निकालने का सबसे आसान तरीका में कौन सी बुक सबसे ज़्यादा आती है। तो ये टॉपिक मेंशन है। तो अर्थव्यवस्था में जो टॉपिक मेंशन है वो टॉपिक को आप पढ़ें, बस पूरी अर्थव्यवस्था पढ़ने से अच्छा है। प्रीलिम्स को क्लियर करना है, तो यहाँ जो टॉपिक मेंशन है वही टॉपिक से क्वेश्चन उठेंगे सभी। ये बना ही तो इसलिए है दोस्तों सिलेबस, कि जो टॉपिक उल्लेख है वही टॉपिक से पेपर निकलेगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट यूनिट। अब देखिए दोस्तों, यूनिट नंबर 7 एमपीपीएससी प्रीलिम्स में विज्ञान एवं पर्यावरण को जोड़ा गया है। तो इससे विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे और कुछ क्वेश्चन पर्यावरण के रहेंगे। तो विज्ञान में भी क्या क्या बताया गया है उसने, कि विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पूछे जाएंगे। तो विज्ञान के जितने भी मौलिक सिद्धांत है उनको अपने को देखना जरूरी है, क्योंकि मौलिक सिद्धांत लिख रखा है, तो मौलिक सिद्धांतों से क्वेश्चन बनेंगे। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान जो संस्थान बने हुए हैं उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी है, उपग्रह से क्वेश्चन आ सकते हैं, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहले पूछा जा रहे हैं क्वेश्चन अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से ये टॉपिक मेंशन है, तो इनसे क्वेश्चन बनेंगे। पर्यावरण एवं जैव विविधता, तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। जो चर्चा में रहे हैं वो भी आ सकते हैं, और जो चर्चा में नहीं है पुराने वो भी याद रखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यहां पे लिख रखा है, तो पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन पूछेगा, तो ये वाला टॉपिक को भी यहां मेंशन है, तो इसको देख के जाना है। साइंस में ऐसे टॉपिक लिख रखे हैं, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व। तो पोषण कहां से मिलता है, आहार कहां से मिलता है, पोषक तत्व कौन से विटामिन मिनरल्स, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये यहाँ पे ये है। मानव शरीर संरचना, तो देखो बायो वाला एक टॉपिक यहाँ मेंशन है, कौन सा, मानव शरीर संरचना। तो मानव शरीर संरचना से रिलेटेड, कोशिकाओं से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। काहे कि यहाँ पे दो, इसने बायो का एक ही टॉपिक मेंशन है यहाँ पे, जिसका नाम है मानव शरीर संरचना। मानव शरीर संरचना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये टॉपिक को अपने को देख के जाना है। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत बायो के भी हो सकते हैं, फिजिक्स के भी हो सकते हैं, कैसे केमिस्ट्री के भी हो सकते हैं, लेकिन बायो का एक ही टॉपिक मेंशन लगता है यहाँ पे, मानव शरीर संरचना, ये याद रखना है। कृषि उत्पाद तकनीक, क्या क्या तकनीक है कृषि उत्पाद करने की, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण टॉपिक मेंशन है, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। स्वास्थ्य नीति, जो भी स्वास्थ्य नीति बनाई गई है, स्वास्थ्य नीति से संबंधित योजनाएं पूछी जा सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो एमपी सरकार चला रही है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। प्रदूषण से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रदूषण में कौन सी गैस, क्या, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे क्वेश्चन आ सकता है, आपदा प्रबंधक संस्थान कहां पर है। इसके अलावा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो बने हुए हैं उनसे रिलेटेड, तो ये प्राकृतिक आपदाएं जो बनी आई है तो कैसे आती है, तो ये रिलेटेड, ये तो अपने को दो ही टॉपिक यहाँ पे, विज्ञान एवं पर्यावरण। तो इसमें पर्यावरण को पढ़ना है, जो यहाँ टॉपिक मेंशन है वाले, और विज्ञान के अंतर्गत मौलिक सिद्धांत, और बायो वाला एक ही टॉपिक है, मानव शरीर संरचना। तो मानव शरीर संरचना के अंतर्गत पूरी चीजें आ जाती है। तो यहाँ पे जो टॉपिक मेंशन है वही टॉपिक अपने को पढ़ना है, उससे एग्जाम क्लियर होगी। देखो दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 8, जिसमें अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं बताई गई है। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय लेवल का भी पूछा जा सकता है और राष्ट्रीय लेवल का, और उसके अलावा मध्य प्रदेश का भी,
उसके अलावा मध्य प्रदेश का पूरा, है ना, मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर इसमें शामिल है। वो भी विशेष फोकस हमको किस चीज़ में करना है, तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की चीज़ें पूछी जाएगी वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उनसे रिलेटेड स्थान से पूछी जाएगी, है ना। ये किस देश में कोई राष्ट्रपति बना या कुछ, तो लेकिन वो उठाएगा क्वेश्चन कहाँ से, व्यक्तित्व से, प्रमुख व्यक्तित्व एवं स्थान से। इसके लिए बेस्ट है आप स्पीडी पढ़ सकते हैं, स्पीडी पढ़ सकते हैं। स्पीडी अच्छी है, अच्छी खासी है कि स्पीडी अगर करंट अफेयर के आप निपटा देते हैं अच्छे तरीके से बिल्कुल, तो उसमें काम की चीज़ें बिल्कुल ज़्यादा डिटेल में ना देते हुए ऊपर की चीज़ें दी हुई रहती है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन फंस जाते हैं। प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ सकते हैं आप, प्रतियोगिता दर्पण, उसको भी एक बार देखने के बाद जब आप पढ़ें करंट अफेयर तो उसमें आप देखें कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और स्थान को, क्योंकि पढ़ा हुआ रहता है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो देखते ही याद आ जाता है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पढ़े या सुने हैं, है ना। और उसके अलावा महत्वपूर्ण घटनाएं जो घट चुकी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले 1 साल की यहाँ पूछेगा। उसके अलावा स्पोर्ट वाला टॉपिक यहाँ पूरा मेंशन है दोस्तों, स्पोर्ट। तो स्पोर्ट में देखिए भारत का पूछेगा और मध्य प्रदेश का। तो भारत की खेल संस्थाएं तो पूछेगी, भारत की खेल प्रतियोगिताएं और भारत के जितने भी पुरस्कार है खेल से रिलेटेड, और करंट अफेयर में भी, ऐसा नहीं है कि स्टैटिक वाले, करंट अफेयर के भी। तो भारत की प्रमुख खेल संस्थान, भारत के खेल प्रतियोगिता और भारत के पुरस्कार ये पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं पूरी पता होना, जो कोई भी बुकों में छपी हुई रहती है, पूरी खेल संस्थाएं, पूरी मध्य प्रदेश की खेल प्रतियोगिताएं कौन सी होती है, और करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेगा इसमें, और मध्य प्रदेश के पुरस्कार, मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार और भारत के भी खेल पुरस्कार इंक्लूड है। तो इतनी चीज़ें करंट अफेयर में, यानी करंट अफेयर में स्पोर्ट का पूरा टॉपिक आ जाएगा और यहाँ पे प्रमुख व्यक्तित्व एवं स्थान, ये तो इतनी चीज़ें आपको पढ़ना है दोस्तों, जो स्पीडी और प्रतियोगिता दर्पण से कवर हो जाती है अगर उसको आप बार बार पढ़ें तो ये वाली यूनिट कवर इसमें आप देख लेना कैसा, तो मैं बताऊंगा कौन सी बुक बेस्ट है। अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि हम यूनिट नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 9 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो टॉपिक मेंशन है, क्या वो टॉपिक को हम पढ़ लेंगे तो क्या हमारा काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसके अलावा भी बेसिक क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन की जानकारी भी हमें होना है ना। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक ही लिख रखा है, इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, तो यहाँ पे जो टॉपिक लिख रखे हैं वो टॉपिक जो मेंशन है वो टॉपिक को तो हमको डिटेल में ही पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर में देखा गया है कि बहुत सारे क्या क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, है ना। तो बेसिक क्वेश्चन को भी हमको पढ़ के जाना है, और उसके अलावा यहाँ जो टॉपिक मेंशन है वो टॉपिक तो इलेक्ट्रॉनिक लिख रखा है। उसके अलावा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रोबोटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा अंदर नहीं जाता, लेकिन हमको फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज। और उसके अलावा एक चीज़ जरूरी है कि यहाँ पर जो टॉपिक मेंशन है वो टॉपिक को आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एवं साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर सिक्योरिटी में जो यूज होता है ना, उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ई गवर्नेंस से क्वेश्चन आते ही आते हैं, देखा गया है ना। इंटरनेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके अलावा सोशल नेटवर्किंग जितनी भी साइटें हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ई कॉमर्स। तो यहाँ पर जो टॉपिक मेंशन है वो टॉपिक को तो हमको पढ़ के जाना ही जाना है, लेकिन इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर भी देख के जाना है ना, कि यही टॉपिक पढ़ने से काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा। इसके अलावा हमको बेसिक कंप्यूटर की जानकारी भी होना, वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। याली यूनिट पूरी मैं पढ़ाऊंगा मेरे इस चैनल पे, पूरा डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे। बात करते हैं अगली यूनिट की। देखिए दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 10, जिसमें राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक, राष्ट्र की भी है यहाँ पे और प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं लिख रखी है ना। तो संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती है जिसका उल्लेख संविधान के द्वारा निर्मित होती है, संविधान में होता है। और सांविधिक निकाय ऐसी निकाय होते हैं जिसका निर्माण संसद या विधानमंडल के द्वारा किसी विशेष काम को करने के लिए किया जाता है। तो संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाए जाने वाली जो निकाय होते हैं या आयोग होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सांविधिक निकाय। और संविधान में जिसका उल्लेख होता है वो होता है संवैधानिक निकाय। तो इसमें क्या क्या लिख रखा है? तो भारत निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया। भारत निर्वाचन आयोग पूरा पढ़ के जाना है। अपन संविधान तो उधर पढ़ेंगे ही, लेकिन वहां भारत निर्वाचन आयोग को छोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमको भारत निर्वाचन आयोग पता होना किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, कहां से कहां तक किस अनुच्छेद में क्या लिख रखा है ना। उसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग जो है अपना मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, उसके बारे में भी पता होना कौन से अनुच्छेद में किसका क्या काम है, कौन किसका चुनाव करवाता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में बताया गया, इसके बारे में पढ़ना है यूपीएससी के किस अनुच्छेद में क्या लिख रखा है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है केग, उसके बारे में अपने को पढ़ना है कौन से अनुच्छेद में लिखा है क्या है करके। नीति आयोग के बारे में मानव अधिकार आयोग लिख रखा है, मेंशन है। महिला आयोग के बारे में बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग भी लिख रखा है, पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आयोग के बारे में। सूचना आयोग भी यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है। सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है ना एनजीटी, उसके बारे में भी पढ़ना है। और खाद्य संरक्षण आयोग एवं इत्यादि शब्द यहाँ लिख रखा है। लेकिन इत्यादि इसके बाहर के क्वेश्चन इसलिए नहीं जाते इत्यादि में क्योंकि यहाँ बहुत सारे टॉपिक मेंशन है और एक यूनिट बनी हुई है,
तो कोई भी एक बुक अच्छी सी आप इसकी खरीद सकते हैं, यूनिट 10 की कोई भी बुक है ना, निर्माण IAS की भी आती है, परीक्षा धाम की भी आती है, तो ऐसी कोई भी एक बुक पढ़ेंगे, उस बुक को पूरी पढ़ लेंगे तो आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये था प्रीलिम्स का सिलेबस। 10 यूनिट मेंशन है, तो हर यूनिट का अगर एवरेज देखें तो 10-10 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कई बार आगे पीछे हो जाते हैं और किसी यूनिट से ज़्यादा हो जाते हैं, किसी यूनिट से कम हो जाते हैं, है ना। तो MPG के विशेष है क्योंकि 30, 35, 40 क्वेश्चन कई बार MPG के से देखने, और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये हमने सिलेबस मेंशन किए हैं, समझाया मैंने आपको क्या क्या है इसमें सिलेबस में लिख रखा है करके, तो आपको खुद पता ही है सिलेबस क्या है करके, लेकिन मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद वाले लेक्चर आएगा, उसमें मैं आपको बुक लिस्ट बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको रिफर करनी चाहिए जो टॉपर अप्लाई करते हैं, और उसके अलावा जो कई बार प्री निकाल चुके हैं उनसे भी जानकारी ली है मैंने, और मैंने भी एग्जाम हर साल देते आ रहा हूं, तो उससे जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।